हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब वीडियो कंटिन्यू लाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए, हम उदाहरण पढ़ने वाले थे विलयन के, और उदाहरण पढ़ लेते हैं। चीनी और पानी का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण होता है। तरल घोल यानी जो जिस चीज़ में घोली जा रही है चीनी वो तरल पदार्थ है, और जो चीनी घोली जा रही है वो ठोस पदार्थ है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय होता है और अल्कोहल विलायक होता है। विलेय और विलायक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विलायक जिसमें घोला जाता है और विलेय जिसको घोला जाता है। वात युक्त पेय, वात माने हवा होता है। गैस जैसे सोडा, पेप्सी, कोक या जो भी चीज़ें आप पीते हैं वो सारी की सारी चीज़ें वात युक्त पेय होती हैं, जिनमें गैस घुली हुई होती है इत्यादि। तरल विलयन में गैस के मिले होने का उदाहरण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय के रूप में उपस्थित होती है और जल जो है वो विलायक के रूप में उपस्थित होता है। इसी तरीके से वायु गैस में गैस का विलयन है, या गैस में गैस विलयन का उदाहरण है। और इसमें मुख्यतः दो गैसें होती हैं। ऑक्सीजन होती है 21% और नाइट्रोजन होती है आपकी 78 यानी 78%। और ये इसका समांगी मिश्रण है। समांगी पे भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं समांगी के बारे में, कि हर जगह पर यदि सारी चीज़ें एक जैसी मिली हुई होती हैं तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं या समांगी विलयन कहते हैं। वायु का विलायक नाइट्रोजन को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है वायु के अंदर, इसलिए इसे नाइट्रोजन को विलायक कहा जा सकता है वायु का, क्योंकि नाइट्रोजन में ही सारी और दूसरी गैसें मिली हुई होती हैं। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती हैं, इसलिए नाइट्रोजन को विलायक कहते हैं। चलिए, अब विलयन के गुण पढ़ लेते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको ध्यान से समझना भी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और आपके पेपर में भी ये पूछा जाता है जनरली। तो इसके गुणों के बारे में हम पढ़ लेते हैं और समझते हुए चलते हैं। चलिए, पहला गुण जो विलयन का है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी आपने बहुत ज़्यादा सुना है इस चैप्टर के शुरुआत में ही, तो समांगी को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। समांगी का अर्थ क्या होता है कि हर जगह पर जो विलेय और विलायक की मात्रा होती है वो एक जैसी मिली हुई होती है, यानी हर जगह पर विलेय और विलायक जो हैं वो एक जैसे होते हैं, कहीं भी अलग अलग नहीं होते, तो उसको विलयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमने बताया था कि जब आप चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो हमेशा क्या होता है कि हर जगह पर, यदि आप चीनी को पानी में घोल देंगे तो हर जगह पर जो चीनी की मिठास है वो एक जैसी होती है, चाहे आप उसके तले में से पानी को निकालें या ऊपर से पानी को निकालें। चलिए, विलयन के जो कण होते हैं, पानी के हों या चीनी के हों या जो भी चीज़ आपने मिलाई हुई हो, विलेय या विलायक दोनों के ही जो कण होते हैं उनका व्यास 1 नैनोमीटर तक का होता है। नैनोमीटर में 10 की घात 9 मीटर होते हैं, या ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है या आपके जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है। 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9, 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। और इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, यदि आपके पास 1 मीटर का कोई धागा है या 1 मीटर की कोई चीज़ है, और उस 1 मीटर की चीज़ के आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने टुकड़े करो। अब इसको गिनती आप कर लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ टुकड़े अगर आप 1 मीटर के किसी चीज़ के करते हैं तो उन 10 करोड़ में से जो एक टुकड़ा होगा वो 1 नैनोमीटर के बराबर का होगा। तो
आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी छोटी चीज़ है। और विलियन के कण क्योंकि 1 नैनोमीटर के होते हैं, इसलिए ये बहुत छोटे होने के कारण आँखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। इसलिए विलियन के कण आपको आपकी आँखों से दिखाई नहीं देंगे अलग अलग। अपने छोटे आकार के कारण विलियन के कण जो प्रकाश की किरणें उसमें से गुजर रही होती हैं उनसे नहीं टकराते, और इसी कारण प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देता है, मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसी छोटे होने के कारण छानने की विधि द्वारा विलेय और विलायक दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता विलियन में से। और विलियन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय कण नीचे नहीं बैठते हैं। क्योंकि अब क्यों है ऐसा, देखिए, जब भी आप विलेय और विलायक दोनों को मिलाते हैं तो होता क्या है कि जो विलेय यानी जो घुलने वाली चीज़ है उसके जो कण हैं, छोटे छोटे कण, वो विलायक के कणों के बीच में जो खाली जगह बची हुई होती है उसके अंदर बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, और इसलिए वो नीचे नहीं बैठते, अलग नहीं होते। अब एक बात आप ध्यान से देखिए ज़रा, हम मानते हैं या वैज्ञानिकों ने माना है कि जो भी कण होते हैं वो गोलीय आकार के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फीयर के आकार के होते हैं। तो जो ये कण गोलीय आकार के होते हैं, इनका आकार छोटा बड़ा तो होता है परंतु ये होते गोलीय आकार के ही हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कणों की संरचना है, और ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, ये खाली जगह जो आपको दिख रही है, इसी खाली जगह में वो दूसरे कण जो हैं वो मिल जाते हैं या बैठ जाते हैं, जिस वजह से विलयन बनता है और यह स्थायी होता है। यानी इसको अगर आप छोड़ देंगे तो ये दोनों कण अलग अलग नहीं होते, इसलिए हम विलयन को स्थायी विलयन कहते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद विलयन की सांद्रता की बात करते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है? सांद्रता का मतलब यहाँ पर क्या है? सांद्रता का मतलब मैं सामान्य भाषा में यानी जनरल आपको समझने की भाषा में समझाऊं तो सांद्रता का मतलब मात्रा प्रतिशत होता है। मात्रा प्रतिशत होता है, और किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा जो कि विलायक में घोला गया है। तो सांद्रता का मतलब विलेय की मात्रा प्रतिशत में कितनी है विलयन के अंदर, उसको हम सांद्रता बोलते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। अब हमारे पास दो समूह है, एक ए है और एक बी है। दो समूहों को हमने क्या किया, एक ही पदार्थ के अलग अलग रंगों वाले विलयन को हमने दिया है। हम जानते हैं कि विलयन में अलग अलग मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ उपस्थित हैं पहले से। विलयन में मौजूद विलेय की पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जा सकता है। अब यहाँ पे इनको समझाना ज़रूरी है, तो चलिए इनको समझते हैं। तनु, तनु का मतलब क्या? इस शब्द से आप ये समझिए कि यदि विलयन के अंदर विलेय की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा ज़्यादा है, यानी अगर मान लो आपने चीनी और पानी का घोल लिया, तो यदि चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसे घोल को हम क्या कहेंगे? तनु घोल कहेंगे, यानी तनु विलयन कहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, विलायक की तो है ही है बट विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको हम सांद्र विलयन कहेंगे। अब ये कंपैरिजन का, तुलना करने का विषय है या तुलनात्मक शब्द हैं ये दोनों, तनु और सांद्र। एक विलयन दूसरे विलयन से ज़्यादा तनु हो सकता है या ज़्यादा सांद्र हो सकता है, उसमें उपस्थित विलायक की मात्रा के अनुसार। अब चलते हैं संतृप्त घोल की तरफ। संतृप्त घोल क्या होता है? संतृप्त घोल का अर्थ है, मान लीजिए, एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपने एक ग्लास में पानी लिया है और उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली, ठीक है। रूम टेम्परेचर यानी कक्ष के तापमान पर आपने पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, उसे घुमाया तो चीनी घुल गई। फिर आपने उसमें दूसरी चम्मच चीनी डाली, उसे भी घुमाया, वो भी घुल गई। फिर आपने तीसरी चम्मच चीनी डाली और इस तरीके से आप चीनी डालते गए और चीनी घुलती गई। तो एक समय ऐसा आएगा जब उस गिलास में जो पानी उपस्थित है, उस पानी के कणों के बीच की जो जगह है, खाली जगह जहाँ चीनी के कण भर रहे हैं, वो खाली जगह ख़त्म हो जाएगी, सारी खाली जगह चीनी के कणों से भर जाएगी।
उसके बाद क्या होगा कि और उसमें चीनी की मात्रा को नहीं घोला जा सकेगा। तो कक्षा के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर यदि किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को घोला ना जा सके तो इस तरह का विलयन संतृप्त घोल या संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा यहाँ तक, जहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई शब्द, कोई टर्म नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो मेरे पास अवेलेबल होंगी चीज़ें, उनसे करके दिखाऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, घर पर रहिए। स्कूल्स वगैरह शायद खुल चुके हैं तो आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से जारी रख सकते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।